प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता चांद का मुंह टेढ़ा है लेकर प्रस्तुत हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कविता काफी लंबी है एवं इसी कारण मैंने इस कविता के व्याख्यान को 4 भागों में विभक्त किया है ताकि पाठकों तक इस कविता के व्याख्यान को सुविधा के अनुसार पहुंचा सकूं। तो आइए पहले भाग की व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की निंदा और प्रशंसा इस बात को लेकर की जाती है कि उनकी कविताएं संतरास की भावनाओं को लेकर विरचित है, परंतु वास्तविकता यह है कि इस कविता को पढ़ने वाले का मन भी संतरास की भावनाओं से व्याप्त हो जाता है। भारतीय साहित्य में चंद्रमा को सौंदर्य का उपमान माना गया है। नारी को चंद्रमुखी कहना कवियों का स्वभाव बन गया है। नारी का मुख चंद्रमा के समान केवल पूर्णिमा की तिथि को होता है। इस आधार पर केवल पूर्ण चंद्र को अथवा पूर्णिमा के चंद्रमा को सौंदर्य का उपमान माना जाता है। मुक्तिबोध की दृष्टि इस कविता में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक के चंद्रमा की ओर गई है। इन तिथियों में चंद्र पूर्ण आकार का न होकर ऐसा जान पड़ता है मानो किसी नारी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया है। वैसे मुक्तिबोध को पूर्णिमा के चंद्रमा का भी मुख टेढ़ा ही प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता हुआ चंद्रमा का मुख या प्रतिबिंब नहीं अपितु कारखाने की मीनारों के मध्य दिखाई देने वाला चंद्रमा का आकार है। हमेशा से प्रयोगवादी कवियों का ध्यान सौंदर्य की अपेक्षा कुरूपता, बुरे दृश्यों आदि की ओर अधिक गया है। प्राचीन कवि सौंदर्य का वर्णन करते थे। प्रयोगवादी कवियों में असौंदर्य ने आकर्षित किया है। मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में भी मन में कुरुचि उत्पन्न करने वाले विभत्स दृश्यों का ही वर्णन अधिक प्राप्त होता है। वैसे संसार में दुधिया चांदनी में नहाए ताजमहल जैसे संगमरमर के भवन पुष्पों और लताओं से सुशोभित उपवन भी है, पर उनकी ओर मुक्तिबोध का दृष्टि न जाकर बरगद की उल्टी और हुई पुरानी डाली की ओर गई है। कवि मुक्तिबोध की दृष्टि भैरव की उस मूर्ति की ओर गई है जो विधवा की कलाई के समान है, जिसकी चूड़ियां टूट फूट गई है। ऐसे सुनी गलियों में भैरव की उस मूर्ति की ओर गई है जो सिंदूर से पुती हुई है। वैसे सिंदूर डरावना या विभत्स नहीं होता। सुहागनों की मांग का सिंदूर काले बालों के मध्य होने के कारण कितना मोहक लगता है। संभव है कवि मुक्तिबोध ने भैरव की जिस मूर्ति के दर्शन किए हो उसका सिंदूर पुराना होने के कारण भद्दा लगने लगा है। चांदनी तल पर पड़ती यदि तल साफ हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें मोहक रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत मुक्तिबोध ने जिस तालाब का वर्णन किया है
उसका पानी काला है और उस पर पड़ने वाली चांदनी की सांवली हो गई है। मुक्तिबोध ने जिसे देखा होगा वह तालाब नहीं अपितु गंदे पानी का गड्ढा होगा। साफ पानी वाले तालाब में पड़ने वाली दुधिया चांदी को मुक्तिबोध क्यों नहीं देखने लगे? क्योंकि इस प्रकार के तालाब में चांद का मुंह टेढ़ा प्रतीत नहीं होगा। पता नहीं मुक्तिबोध को बिल्ली के काले शरीर पर उगे सफेद बाल क्यों बुरे लगते हैं। अंधकार में दीपक की जो शोभा होती है वह प्रकाश में या दिन में नहीं होती। काले रंग की बिल्ली के बालों के सफेद रंग के बालों को मुक्तिबोध ने धब्बा बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है। तो आइए इस कविता के प्रथम भाग की ओर हम अग्रसर होते हैं। कविता में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष दर्शित है। तो आइए कविता के प्रथम भाग के व्याख्यान एवं पाठन की ओर बढ़ते हैं। नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह, शिलाओं से बनी हुई भीतों और अहातों के कांच टुकड़े जमे हुए, ऊंचे ऊंचे कंधों पर चांदनी की फैली हुई सांवली झालरें, कारखाना अहाते के उस पार धूम्रमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे, उद्गार चिन्हाकार मीनारों के बीचों बीच चांद का है टेढ़ा मुंह। भयानक शाह सन 53 का चांद वह, गगन के में कर्फ्यू है, धरती पर चुपचाप जहरीली छी थू है। पीपल के खाली पेड़ घोंसले में पक्षियों के बैठे हैं खाली हुए कारतूस। गंजे सिर चांद की सवलाई किरणों के जासूस, शाम शुम नगर में धीरे धीरे धूमधाम। नगर के कोनों के तिनकों ने में छिपे हैं चांद की कनखियों की कौन गामी किरणें। पीली पीली रोशनी की बिछाती है अंधेरे में पट्टियां, देखती है नगर के जिंदगी का टूटा फूटा उदास प्रसार हुआ। तो आइए इन पंक्तियों के व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों के हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुंह टेढ़ा है से लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे इस कविता में मुक्तिबोध ने मजदूरों में कारखानों में काम करने के कारण एवं साथ ही मजदूरों के संघर्ष, हड़तालों और सरकारी तौर पर लगने वाले कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों को लेकर निर्मित अपनी मनः स्थिति में रचना की है। इसी कारण मुक्तिबोध ने चांद के टेढ़ेपन के माध्यम से अपने भीतर अनेक प्रकार के विषम घुटनों को संजोए वातावरण और जीवन की गहनता को इस कविता में चित्रण किया है। तो आइए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधी रात का समय है,
नगर के बीचों बीच स्थित मकान की काली स्याह दीवारें उदासी और निराशा का प्रतीक बन रही है और उन मकानों की चारदीवारी के ऊपरी हिस्से पर मटमैली पड़ रही चिमनियां मानो उस समय भी अगले धुएं के रूप में अपने उद्गार प्रकट कर रही है। उस उड़ते हुए धुएं के चिन्ह या छाया मीनारों का आभास दे रहे हैं। उन धुएं की मीनारों के बीचों बीच चांद का मुंह भी जैसे टेढ़ा होकर धुंधाकार रह गया है। अर्थात धुआं उगलने वाले चिमनियों ने अपने धुएं से चारों तरफ छाकर जैसे चांदनी के समस्त परंपरागत सौंदर्य बोध को एक प्रकार से निराशापूर्ण बना दिया है। चांदनी रातों का सारा सौंदर्य जैसे तहस नहस होकर रह गया है। सन 1953 का वह चांद बड़ा ही भयानक और काला स्याह सा लग रहा है। अर्थात चांद एक निराशा और उदासी की सृष्टि कर रहा है। लगता है जैसे आकाश पर भी धरती की तरह कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसे देखकर रात्रि के कारण चारों तरफ चुपचाप सोई धरती पर धुएं की जहरीली लहरें चांदनी की किरणों पर छाकर एक मौन धिक्कार का रूप एवं आभास प्रदान कर रही है। पीपल के पेड़ पर पक्षियों के घोंसले खाली पड़े हैं। यहाँ मुक्तिबोध किसी दिन घटित घटना को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि पक्षियों के घोंसलों में भी उस समय पक्षियों के किसी स्थान पर चले जाने के बाद खाली कारतूसों के खोल पड़े हैं। अर्थात चारों ओर पूर्णतया आतंक राज्य छा रहा है। इस खलबाट अर्थात गंजे सर वाले नगर के वे पक्षी धीरे धीरे घूम घाम कर नगर के कोने में बने ठिकानों में छिप गए हैं, जब बंदूकों की आवाजों के कारण अपने घोंसलों से भाग गए हैं। चांद की धुंधली पड़ गई किरण रूपी जासूस जैसे कंजूस के समान शांत नगर के वातावरण में घूमते घामते टोह लेने के लिए कोने में चुपचाप छिप गए हैं। अर्थात जैसे जासूस कोनों में इधर उधर दुबक कर टोह लेते हैं। लगता है चांद की सांवली पर रहे उदास निराश यह चांदनी भी किसी रहस्य को ढूंढने के लिए कोने कोने में जाकर दुबक गई है। कोनों में दुबकती चांदनी अपने किरणों रूपी कनखियों से पीली पर रही रोशनी से जैसे धरती पर अंधेरे की पट्टियां बिछा रही है। चांदनी अपनी किरणों रूपी कनखियों से जैसे रोशनी धरती से पट्टियां बिछा रही है, ये कोई साधारण बात नहीं। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है, चांद की चमकती हुई किरणें भी उदासी और निराशा की अनुभूति ही करा रही है। इस प्रकार चांद के टेढ़े मुख से निकली हुई किरणें मानो नगर के टूटे फूटे उदास फैलाव और जीवन के निराश उदास रूप का अवलोकन कर रही है। इस प्रकार अगर हम इस पंक्तियों में विशेष की बात करते हैं तो यहाँ मुक्तिबोध ने वातावरण की उदासी और सघनता का बड़ा ही सजीव प्रतीकात्मक वर्णन करते हुए अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, मानवीकरण तथा ध्वनिशाम्य अलंकार का प्रयोग किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। समीप विशालाकार अंधियाले लाल पर सूनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई है।
भीमाकार पुलों के बहुत नीचे भयभीत मनुष्य बस्ती के बियाबान तटों पर बहते हुए पथरीले नालों की धारा में धराशायी चांदनी के होंठ काले पड़ गए। हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी। चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर, टेढ़े मुंह चांदनी की। 12 का वक्त है, भुसभुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यंत्र शहर के चारों ओर। जमाना भी सख्त है अजीब इस मोड़ पर। बरगद की घनघोर शाखाओं की गठियल अजगरी मेहराब मरे हुए जमानों की संगठित छायाओं में बसी हुई सड़ी बूसी बास लिए फैली है। गली के मुहाने में चुपचाप लोगों के अरे आने जाने में चुपचाप। अजगरी कमानी से गिरती है टिप टिप फड़फड़ाते पक्षियों की बीट, मानो समय की बाट हो गगन में कर्फ्यू है। वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों पर कर्फ्यू है, धरती पर किंतु अजी जहरीली छी थू है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मुक्तिबोध जी विभिन्न जीव जंतुओं एवं मनुष्यों की निरीह वीरान सी बस्तियों पर पड़कर चांद की सुंदर किरणों के विकृत होते जाने का डरावना उदास निराश चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि पास ही बने विशालाकार एवं भयानक तालाब पर जो एक अंधेरा सा छा रहा है, वहां के शून्यपन की स्याही अर्थात निराशा में डूबकर जैसे चांद की चांदनी भी सांवली पड़ गई है, अर्थात काली पड़ गई है। तात्पर्य यह है कि निराशा में अंधेरे पर्यावरण में चांदनी का सारा परंपरागत सौंदर्य श्रीहीन, फीका और व्यर्थ होकर रह गया है। बहुत बड़े डरावने आकार वाले पुलों के नीचे उनकी गहराती छाया में जो एक मनुष्यों की बस्ती बनी हुई है, उसके सुनसान पड़े किनारों पर जो एक पथरीला सा नाला बहता है, उसकी धारा पर पड़ती हुई चांदनी के होंठ भी जैसे काले पड़ गए। अर्थात गंदे नालों के किनारों पर झोपड़ियां आदि डालकर रहने वाले लोगों में जीवन में चांदनी या अंधेरे से कोई अंतर नहीं पड़ता। वहां तो सौंदर्य बोध की समस्त रोशनी रोमानी कल्पनाएं मात्र धुंधली पर बनकर ही रह जाया करती है। उन झोपड़ पट्टियों में बसी हरिजन बस्ती की गलियों में जो एक शोकपूर्ण कुहासा हमेशा छाया रहता है, उसमें पड़कर चांदनी की किरणें कुहासे रूपी किसी भूतनी की सांवली चुनरी के समान प्रतीत होती है। उस काली पर रही चांदनी रूपी चुंदरी में गंजे के सर और बिल्लौड़ी सी आंखों वाले चांद का टेढ़ा मुख अटक कर रह गया है, अर्थात हरिजनों की निरीह गंदी उदास सी बस्ती में पहुंचकर चांद की चांदनी एक फुथी आभास देती प्रतीत होती है। उसे जुड़ा सौंदर्य बोध विवश होकर गिरगिरा कर रह जाता है। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। लगता है जैसे
चांद की मटमैली सी चांदनी शहर के चारों ओर छाकर लोगों के लिए कोई अज्ञात सा षड्यंत्र फैला रही है। जमाना भी सख्त है, अर्थात इस समय लोगों पर सख्ती की जा रही है। ऐसी दशा में किया भी क्या जा सकता है। भाव यह है कि आज चारों ओर निरीह मानवता के शोषण के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसे कोई बचाव दिखाई नहीं देता। इस आने वाले मोड़ पर जहां बरगद की गांठदार शाखाएं अजगर के समाय गोलाओं से युक्त बनकर रह गई है, जैसे मरे हुए अर्थात बीते युग की मान्यताओं की सड़ी गली भावनाएं लिए उसके मुख पर चुपचाप चांदनी फैलाने गई है। अर्थात आज चांदनी का सौंदर्य भी सड़ी गली परंपराओं की दुर्गंध सा ही बनकर रह गया है। जब लोग यहाँ आते जाते हैं तो उनके आने जाने से यहाँ बरगद के अजगर सी गांठदार और कमानी के समान गोलाई ली हुई डालियों पर बैठे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से उनकी बीट टिप टिप सब करती हुई नीचे गिर पड़ती है। पक्षियों की वह गिरती बीट लगता है जैसे गए गुजे जमाने की प्रतीक है, जो अब उस बीट के समान ही ताज्य होकर रह गया है। इस प्रकार जैसे आकाश में कर्फ्यू सग नीरव नीरस वातावरण छा गया है। वृक्षों पर बैठे पक्षियों पर भी जैसे उसी की दहशत छा रही है, पर धरती पर जैसे इसके विरुद्ध जहरीली घृणा व्याप्त हो रही है। इस प्रकार अगर हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बरगद की डाल एक मुहाने से आगे फैल, सड़क पर बाहरी लटकती है इस तरह, मानो कि आदमी के जन्म के पहले से पृथ्वी की छाती पर जंगली मैमत की सूंड सूंघ रही हो। हवा के जहरीले शिफरों को आज भी बरगद की घनी घनी छांव में फूटी हुई चिड़ियों की सूनी सूनी कलाई सी सूनी सूनी गलियों में, गरीबों के ठाव में चौराहे पर खड़े हैं। भैरों की सिंदूरी गेरुई मूरत के पथरीले व्यंग स्मित पर, टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी, तिलस्मी चांद की राज भरी झाइयां, तजुर्बों का ताबूज जिंदा यह बरगद, जनता की भैरो यह कौन है कि भैरो की चट्टानी पीठ पर, पैरों की मजबूत पथरी सिंदूर ईंट पर, भभकते वर्णों के लटकते पोस्टर, ज्वलंत अक्षर। तो आइए के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां चांदी रात में चांद के आकार और तिरछाई किरणों के माध्यम से जीवन की विभीषिकाओं का वर्णन करते हुए मुक्तिबोध जी विद्रुप भरे स्वर में कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि बरगद के वृक्ष में एक डाली अपने तना से निकलने के स्थान से बहुत आगे निकलकर बाहर वाली सड़क पर इस प्रकार लटक रही है, मानो आदमी के इस धरती पर जन्म लेने से भी बहुत पहले से किसी जंगली हाथी के सूंड हवा में लहराते उन बिंदुओं
तथा या तत्वों को सूंघ रही है, जैसे विपत्ति की सूचक बनकर अनंत काल से मौजूद है। बरगद की छाया के नीचे चूड़ियों से रहित सूनी कलाई के समान फैल रही गलियों में एक छाया सी फैल रही है। गरीब लोगों के निवास स्थान के समीप चौराहे पर वह जो भैरव की मूर्ति खड़ी है, उसके लाल गेरुए पत्थर पर चांदनी व्यंग की मुस्कान से बनकर फैल रही है। टेढ़े मुख वाले चांद की चालाकी से भरी रोशनी और जादुई किरणें छाकर एक तिलस्म और अयारी भरा वातावरण उत्पन्न कर रही है। अनेक प्रकार के अनुभवों के प्रतीक जीवन की परिस्थितियों और समय के ताबूत में बंद होने पर भी जीवित बरगद का यह वृक्ष इस बहारों की मूर्ति को ठीक प्रकार से जानता पहचानता है। भैरव की मूर्ति की चट्टान के समान मजबूत पीठ और पैरों की मजबूत सिंदूरी ईंटों पर चांदनी और इसकी किरणें एक लटकते हुए पोस्टर के समान लग रही है, जिसके अक्षर मानो आग के समान जल रहे हैं। अर्थात प्राचीनता और परंपरा के ये समूचे चिन्ह आज समय का साक्ष्य तो प्रस्तुत करते हैं, पर परिवर्तन के सूचक भी है, और यह मानो जैसे परिवर्तन की ज्वलंत घोषणा कर रहे हैं। इन पंक्तियों की अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सामने है अंधियाला ताल और शाह उसी ताल पर सवलाई चांदनी, समय का घंटा घर निराकार घंटा घर। गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है, परंतु बतलाते जिंदगी के कांटे ही कितनी रात बीत गई। चप्पलों की छप छप गली के मुहाने से अजीब सी आवाज, फुसफुसाते हुए शब्द, जंगल की डालों से गुजरती हवाओं की सरसर, गली में ज्यों कह जाए इशारों के आशय, हवाओं की लहरों के आकार, किन्हीं बम राक्षसों के निराकार, अनाकार मानो बहस छेड़ दे, बहस जैसे बढ़ जाए, निर्णय पर चली आए, वैसे शब्द बार बार गलियों की आत्मा में बोलते हैं एकाकार। घंटे के पेट में से ज्वालाओं की आंत बाहर निकल आए, वैसे अरे शब्दों की धार एक बिजली के टॉर्च की रोशनी की मार एक। बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फैल गई अकस्मात, बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फैल गए हाथ दो, मानो हृदय में छिपी हुई बातों से सहसा अंधेरे से बाहर आ भुजाएं पसारी हो। फैले गए हाथ दो, चिपका गए पोस्टर, बांके तिरछे वर्ण और लाल नीले घनघोर हड़ताली अक्षर। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चांदनी तथा प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से जीवन में आई हुई विद्रूपता, विभत्सता का कुछ रहस्यमय सा वर्णन करते हुए मुक्तिबोध जी कह रहे हैं। तो आइए
पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि सामने अंधेरे से घिरा एक तालाब है। उस तालाब पर पड़ती सांवलाई चांदनी जैसे अत्यधिक काली होकर रह गई है। लगता है कि जैसे सामने लगातार बीत रहे समय का सूचक एक निराकार घंटा घर सा खड़ा हुआ है, पर वह स्वयं समय का ज्ञान नहीं कराता। जिंदगी के कांटे अर्थात दुखद दिन रात और घड़ियां ही यह सूचना दे पाता है कि जिंदगी निराशा भरी रातें कितनी संख्या में बीत चुकी है। दूर कहीं गली के मुहाने से चप्पलों की छप छप की आवाज अजीब फुसफुसाहट से लगती करती अपने शब्द रूपों में सुनाई देने लगती है। जंगली पेड़ों की झाड़ियों से स्पर्श करती वायु जैसे अपने सरसराहट से कुछ कह जाती है। उसी प्रकार गली में से आने वाली छप छप भी जैसे इशारों से ही अपना अर्थ कह रही है, अर्थात छप छप सरसर के समान जीवन में शब्दों के परंपरागत आशय भी जैसे आकार रहित से होकर रह गए हैं। बहती हवाओं की लहरों के आकार जैसे किसी ब्रह्म राक्षस अर्थात अचेतन मन के आकार रहित रूप बनकर मानो कोई बहस आरंभ कर रहे हो और वह बहस जैसे बढ़कर किसी निर्णय पर पहुंच जाए। उसी प्रकार के शब्द जैसे आत्मा की गलियों में एक एक करके जैसे कुछ बोल रहे हैं, अर्थात आत्मा का द्वंद जैसे किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहता है। जैसे पेट से एकाएक कोई एक अंत बाहर निकल आए, उसी प्रकार अंधकार में से ज्वाला निकल रही है। शब्दों की धार धंस कर किसी अर्थ को अचानक प्रकाशित कर देना चाहती है। जैसे बरगद के खुरदरे एवं अजगर के समान मोटे और लंबे तने पर बिजली या टॉर्च की रोशनी एक आकार पड़कर उसकी डालों को उजागर कर देती है, उसी प्रकार हृदय में छिपी बातों ने जैसे अचानक बाहर आकर अपनी बाहें फैलाती है, अर्थात कुछ स्पष्ट हो जाना चाहती है। हाथ फैल गए, उन्होंने बांके तिरछे नीले पीले वर्णों वाले हड़ताली अक्षरों के सूचक पोस्टर चिपका दिए, अर्थात विषमताओं में फंसकर आज मानवता की भावना जो अर्थहीन होकर रह गई है, विभत्स बन गई है। क्रांति ही परिवर्तन लाकर उसे सजा और संवार सकती है। इस प्रकार अगर हम इन पंक्ति विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं हलचलों के ही कारण तो सहसा बरगद में पले हुए पंखों की डाली हुई चौंकी हुई अजीब सी गंदी फड़फड़ अंधेरे की आत्मा से करते हुए शिकायत, कांव कांव करते हुए पक्षियों के जमघट उड़ने लगे अकस्मात, मानो अंधेरे के हृदय में संदेही शंकाओं के पक्षाघात मध्यम चांदनी में एकाएक खपड़ेलों पर ठहर गई बिल्ली एक चुपचाप रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि पूंछ उठाए वह जंगली तेज आंख फैलाए यमदूत पुत्री सी सभी देह स्याह पर पंजे सिर्फ श्वेत और खून टपकाते हुए नाखून देखता है मर्जर चिपकाता कौन है मकानों की पीठ पर आहतों की भीत पर
बरगद की अजगरी डालों में फंदों पर, अंधेरे के कंधों पर चिपकाता कौन है, चिपकाता कौन है। हड़ताली पोस्टर, बड़े बड़े अक्षर, बांके तिरछे वर्ण और लंबे चौड़े घनघोर, लाल नीले भयंकर हड़ताली पोस्टर। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी ने अपने एक मूल संवेदना को रूपायित करते हुए जीवन में विषमताओं में को अजीब दम घोंटू सा हड़ताली वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी कहते हैं कि इस प्रकार की अनचाही अचिंतित हड़तालों के कारण ही सहसा बरगद की छाया में पीले पक्षियों के पंखों की कुछ डरावनी और घिनौनी सी फड़फड़ाहट कुछ चौंक कर जैसे चारों ओर छा रहे भावनाओं के अंधेरे से शिकायत करते हुए सुनाई देती लगी। कांव कांव तथा ऐसे प्रकार के शब्द करते हुए विभिन्न पक्षी जमघटों में अचानक उड़ने लगे, अर्थात अंतर्मन की गहराइयों में अनेक प्रकार के सीधे उल्टे प्रश्न पूर्ण वेग से जैसे कुबलाने लगे। जैसे हृदय के गहन अंधेरे में अनेक प्रकार की शंकाएं और संदेह अपने पंख अचानक ही फड़फड़ाने लगे हैं, अर्थात जाग उठे हैं। चांद की धीमी पर रही रोशनी में चुपचाप आशंकाओं संदेहों रूपी एक बिल्ली आकर खपड़ेलों अर्थात मन की शून्यता पर अचानक ठहर गई। वह बिल्ली मानो निराशा उदासी रूपी रात के अंधकार रूपी गुप्तचरों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, जिसने अपनी पूंछ चौकन्नेपन के कारण उठा रखी थी। उसकी जंगली अर्थात दहशत भरी तेज आंखें चारों ओर फैल रही थी। वह यमदूतों की पुत्री जैसी थी। उसका सारा शरीर काला था, केवल पंजे सफेद थे और नाखून से खून टपक रहे थे, अर्थात विभत्स और आशंकाओं से परिपूत चित्रित आकार प्रकार और वातावरण बन रहा था। वह बिल्ली जैसे यह देखने का प्रयास कर रही है जैसे कि मकानों की दीवारों अहातों के भीतर बरगद के अजगर जैसे गांठदार तनों और अंधेरे में हड़ताली पोस्टर कौन चिपका रहा है। वे हड़ताली पोस्टर जिन पर बड़े बड़े बांके बिरछे अक्षर अंकित है, उन्हें कौन चिपका रहा है, अर्थात जीवन की विषम गहराइयों निराशाओं और उदासियों में आकांक्षाएं उभर कर और भी विभत्त की सृष्टि कर देती है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास विवक्षा तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इससे आगे की पंक्तियों को लेकर मैं दूसरे वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। एवं साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को अगर आप तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।